नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम सैनी ने यहां पर 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद में अब वे निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार अपनी बैठकों के बाद तैयारियां पूरी कर चुकी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपने सिंबल पर लड़ने का दावा कर रही है। भाजपा द्वारा जारी की गई मेयर पद के उम्मीदवारों की सूची की पार्टी ने वापस ले लिया है। भाजपा नेतृत्व स्पष्ट है कि उम्मीदवारों को संशोधित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। यानी कि आज एक लिस्ट जारी की गई और उसको वापस भी ले लिया गया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब इस लिस्ट में संशोधित कर वापस इसे जारी किया जाएगा। बहरहाल सभी पार्टियां पूरी तरीके से ताकत अपनी अपनी झोंकती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। सभी दल एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग से संपर्क किए हुए थी कि किस तरीके से इस चुनाव को, निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं बैलेट पेपर पर किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने भी मांगों को खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम पर ही हरियाणा के भीतर जो निकाय चुनाव हैं, स्थानीय चुनाव हैं, वो ईवीएम से किए जाएंगे। ऐसे में तमाम सारे दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हुए और सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ड्यूटी तैनात कर दी गई है, ड्यूटी बांट दी गई है, जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कि धरातल पर जाएं, किस तरीके से रणनीति रूपरेखा बनाई जाएगी, उसके भीतर मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त यहां पर नजर आ रही है जीत को लेकर कि हमारी पार्टी इस बार एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी, लेकिन छोटी सरकार बनाने में कामयाब होगी। और सवाल यहां मसला में यही कि किन मुद्दों को लेकर पार्टियां धरातल पर उतर रही हैं और इस हरियाणा के निकाय चुनाव में प्रमुख मुद्दे कौन से रहने वाले हैं, समीकरण किस तरीके से पार्टियां बनाती हुई नजर आएंगी, ये भी समझने की बात होगी। यहां पर तमाम सारे प्रवक्ता आपसे कुछ देर में हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा होंगे और उनसे समझने की कोशिश कि इस बार के निकाय चुनाव में जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं वो क्या माकूम तैयारियां हैं, क्योंकि रण पूरी तरीके से तैयार है। और निकाय चुनाव का दंगल इस बार कौन इस दंगल में बाजी मारता हुआ दिखाई देगा, ये भी देखने वाली बात है। और इनको समझने की कोशिश कि हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर स्थानीय मुद्दे किस तरीके से हावी होते हुए नजर आएंगे, पार्टियां उम्मीदवारों को किस तरीके से, किस बिहाफ पर मैदान में उतारती हुई नजर आएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि सिंबल के साथ में जा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार सिंबल पर लड़ने की बात कह रही है। तो उधर आम आदमी पार्टी भी पूरा दमखम अपने सिंबल के साथ में दिखाती हुई नजर आ रही है। और इनेलो की बात की जाए तो उनका अभी मंथन चल रहा है कि सिंबल पर चुनाव लड़ें या ना लड़ें। तो इसको लेकर सभी दल पूरी तरीके से तैयार हैं और पूरी तरीके से विसात बिछ गई है। और उस विसात में उस विसात की अगर बात की जाए तो किस तरीके से, कौन से मुद्दे, कौन सी रणनीति इस बार जीत की तरफ ले जाती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने पूरी तरीके से लगातार कहती हुई नजर आ रही कि 24/7 आप चुनावी मूड में। और जिस तरीके से फिलहाल अभी दिल्ली हमने जीती है, उसके बाद हम हरियाणा निकाय चुनाव में एंटर कर चुके हैं और इसको पूरी तरीके से पूरे दमखम के साथ में हम चुनाव जीतते हुए भी नजर आएंगे। पूरी तरीके आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से हमलावर दिखाई दे रही है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आज मसला में कि किन मुद्दों के साथ में कौन से समीकरण इस निकाय चुनाव में हावी होंगे और जिनसे कि पार्टियों को जीत की तरफ बढ़ने में आश्वस्त करेंगे। तो वो समझने की कोशिश करेंगे, उन पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता किन मुख्य तौर पर मुद्दों के साथ में प्रभावित होगी पार्टियों से और उनकी किस तरीके से मांग है जनता की। क्योंकि निकाय चुनाव में कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों दिल्ली के भीतर भी चुनाव देखे
रिजल्ट्स भी आए, नतीजे भी देखे, और उससे पहले हरियाणा के भीतर भी विधानसभा चुनाव देखे, उसके भी नतीजे हमने देखे। और क्या जनता जो है उन नतीजों को जहन में बसाकर बैठी है, उन नतीजों का इंपैक्ट कितना हरियाणा के इन निकाय चुनाव पर होगा, यह भी समझने की कोशिश करें। तो हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर लगातार अब दंगल जो है छिड़ चुका है, और इस दंगल में किसका मंगल होगा, किस तरीके के नतीजे रहेंगे, कौन से वो मुद्दे हावी रहेंगे जिनका जिक्र जो है हरियाणा के इस स्थानीय निकाय चुनाव में हमें देखने को मिलेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि लगातार जनता के बीच में कैंडिडेट्स जाते हुए दिखाई देंगे, स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय कैंडिडेट्स यहाँ पर रहते हैं, और ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से ये दावा ठोकती हुई कि जिस तरीके से जो है हम तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसका नतीजा सकारात्मक ही रहने वाला है। तो हरियाणा नगर निकाय के चुनाव जिस तरीके से अब ऐलान हो चुका है, 2 मार्च को जो है इसके वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, और उसको लेकर जो है तमाम सारे सवाल भी यहाँ पर जहन में उठ रहे हैं। सभी प्रवक्ता सिलसिलेवार तरीके से सवाल भी यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन सवालों के पीछे की अगर छोटी सरकार की अगर बात की जाए तो छोटी सरकार जो है किसकी बनती हुई नजर आएगी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं, समीकरणों को जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से जो है पार्टी लगातार दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है, उनमें जो है हरियाणा के निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी का मंगल इस दंगल में होने जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। कौन से मुद्दों की जो विसात है वो बिछती हुई नजर आ रही है, कौन से मुद्दे हावी होंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं जल्दी से आपके साथ करा देता हूं, फिर जो है चर्चा की शुरुआत। वैशाली तोमर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और योगेश शेहाग जी हैं और प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। वीरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है वैशाली जी आपसे समझने की कोशिश यही कि जिस तरीके से जो है इस बार के हरियाणा के निकाय चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं, किन मुद्दों को जो है वरीयता दी जा रही है, कौन से मुद्दे जो है प्रभावी तौर पर जो है कारगर साबित होने जा रहे हैं। वैशाली जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार, और मेरे साथ जुड़े मेरे प्रवक्ता जो पैनलिस्ट प्रवक्ता हैं उनको भी सादर नमस्कार। जी हरियाणा की जनता को मेरा सादर नमस्कार। देखिए बिल्कुल हरियाणा चुनाव निकाय चुनाव को लेकर जनता जो आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, मैं तो ये समझी कि एक एक घर से और एक एक वार्ड से सभी कार्यकर्ताओं को अगर किसी को भी टिकट दे दिया जाए तो प्रत्येक कार्यकर्ता में इतना मैं ये कहूंगी कि जनता से उनका इतनी कनेक्टिविटी है कि हर किसी भी कैंडिडेट को आप टिकट दे दें तो उसकी जीत निश्चित है।
क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार जनता के हितों के लिए काम कर रही है, जनता से सीधे सीधे कनेक्ट कर रही है, जनता के पास जाकर जनता की समस्याओं को समझकर उन मुद्दों को उठाकर जो सही मायने में जहां उनको जरूरत है वहां पर काम कर रही है। तो देखिए, आपने दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से जनता ने चुना और जनता ने विश्वास दिखाया मोदी जी की गारंटी पर। तो मोदी जी की गारंटी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने दिल्ली की जनता ने हमें किस तरह से बीजेपी को चुनकर ये बताया है कि जो बीजेपी सरकार है उसकी नीतियों से जनता कितनी खुश है, उन योजनाओं से जनता कितनी खुश है, उस सुशासन से जनता कितनी खुश है जो भाजपा का है। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण आश्वस्त के साथ ये कहती हूँ कि निकाय चुनाव में भाजपा जो है वो विजयश्री प्राप्त करेगी और बहुत अच्छे मार्जिन से विजयश्री प्राप्त करेगी। जो मुद्दे हैं सरकार में, जो जनता के जो मुद्दे हैं वो उन पर जो सरकार है वो सही तरह से संज्ञान ले रही है, सही तरीके से काम कर रही है। और आपने देखा ये कि किस तरह से यहाँ गुरुग्राम में भी GMDA बनाया है और अलग तरीके से काम किया जा रहा है। फरीदाबाद में भी FMDA बनाया है, किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से सड़कों को कचरे को रिफॉर्म करने का काम किया जा रहा है, रिसाइकिल करने का काम किया जा रहा है, किस तरह से पानी की समस्या को दूर किया जा रहा है, किस तरह से गाँव तक सड़कों को पहुंचाया जा रहा है, बिजली की व्यवस्थाओं को पहुंचाया जा रहा है। हर गाँव के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, प्रत्येक बच्चा स्कूल पहुंचे, किस तरह से इन बच्चों की जो आवाजाही है उसको किस तरह से बढ़ा दिया गया। तो हर चीज को लेकर भाजपा सरकार जो है हर चीज को लेकर बहुत ही जद्दोजहद के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही समझ के साथ, बहुत ही मैं कहूंगी कि एक रोड मैप बनाकर बहुत अच्छे से काम कर रही है। जनता को उसका फायदा मिल रहा है, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। तभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक प्रदेश में जहां भी चुनाव होते हैं आज की डेट में अगर देखा जाए तो जनता की एक ही पसंद हो गई है, वो है भाजपा। मैं कहीं किसी इसमें पढ़ भी रही थी कि अगर आज की डेट में चुनाव करा दिए जाए लोकसभा के तो आप ये देखेंगे कि ऐसा मुश्किल से जिस तरह से शून्य कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने दिया है, ऐसे ही एक शून्य दोबारा लोकसभा के चुनाव में मिलने वाला है। तो आगे अब जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो निकाय के चुनाव हैं, चाहे आगे आने वाले बिहार में चुनाव है, आप देखेंगे कि भाजपा का झंडा भाजपा ही विजयश्री प्राप्त करेगी। क्योंकि आपने देखा कि आप यहाँ पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता भी और आम आदमी के प्रवक्ता भी आवाज उठाते हैं, बात कहते हैं, सनातन धर्म की बात कहते हैं, मुद्दों की बात कहते हैं, कहते हैं काम नहीं हो रहा है, जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, जनता के हित के लिए काम नहीं हो रहा है, योजनाएं आती हैं लेकिन वो कहाँ चली जाती हैं कुछ पता नहीं चलता, इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है। सच ये है कि जो भी योजनाएं निकलती हैं वो जनता तक पहुंचती हैं। कार्यकर्ता बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही लगन के साथ उन योजनाओं को लेकर हर एक प्रत्येक जहाँ जरूरत है वहाँ उन काम को पहुंचाकर जनता को अपने फेवर में कर रहे हैं। आपने देखा अभी कुंभ स्नान में आप देखें 50 करोड़ लोगों से ज्यादा स्नातन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है आज भी, और इतने ऐसी खबरें आने के बाद भी कि 15-15 घंटे लोग जाम में खड़े हुए, उसके बाद भी आप देखें कि कुंभ में स्नान करने वालों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। क्योंकि आज जो लोग हैं वो अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति जागरूक हो गए हैं। उनको फर्क पड़ता है कि कौन सी सरकार उनकी है, कौन सी सरकार उनके हित के लिए कार्य कर रही है, कौन सी सरकार उनके आगे आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। तो इसलिए आज एक ही सरकार है जो जनहित हो गई है, मैं ये कहूंगी वो है भाजपा सरकार। चलिए ठीक है, ये आपने जो मुद्दे गिनाए कि किस तरीके से जो माहौल बना हुआ है उसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। योगेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बार के लोकल बॉडी के जो इलेक्शन है उसमें जो है किस तरीके से जो है मुद्दों की अगर बात की जाए और कंपैरिजन किया जाए पिछले के लोकल बॉडी जो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ था उसको अगर ध्यान में रखते हुए इस बार जो है किस ओर जो है जाती हुई बाजी दिखाई देगी और कौन से मुद्दे जो है पिछले की तुलना में इस बार हावी होंगे? गौरव जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। जहाँ तक देखिए मुद्दे की बात है, जो छोटी सरकार जो नगर निकाय की है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। नगर निगम में जो घोटाले हुए हैं, यासी कंपनी को इन्होंने जो गुजरात की कंपनी को अरबों रुपए का टेंडर दिया और उसमें भारी घोटाला हुआ।
और लोगों को नगर निगम में जो व्यक्ति एक बार चला जाता है वो मुड़कर दोबारा जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वहां बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। और जो सीवरेज, सड़कों के गड्ढे, जो शहर की जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, बिल्कुल हमारी अभी बहन वैशाली जी बात रख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो हर समय बस उन्हें तो चुनाव ही चुनाव दिखाई देता है, जनता के काम उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर इतना ही इनका प्लस है तो 400 पार की हवा क्यों निकली थी देश में? क्योंकि जो घमंड और इनका अहंकार है वो इन्हें ले बैठता है। और अब भी दोबारा से ये अहंकार में, मैं समझता हूँ बहुत बड़े अहंकार में है ये। चलिए, हरियाणा में भी चाहे विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी का 39% वोट परसेंटेज था, मामूली से डिफरेंस में ठीक है सरकार जरूर बन गई हो, परंतु जो पिछले जो मैं समझता हूँ 4 महीने की इनकी जो तीसरी सरकार का कार्यकाल है उसे हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। खुद इनके नंबर 2 के मंत्री ने सारी इनकी पोल खोल के रख दी है कि ये जनता से दूर है। मुख्यमंत्री हर समय उधर खटोले में रहते हैं और जनता के कार्यों से इन्हें कोई सरोकार नहीं, अधिकारी सुनते नहीं है। तो नंबर 2 के मंत्री सब कुछ बयां कर चुके हैं। और ये जो भाजपा की गुटबाजी भी इन चुनाव में अहम मुद्दा होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी के दलदल में इतनी फंसी हुई है, जिसने सच्चाई बयां की उसी व्यक्ति को ये पार्टी नोटिस थमा देती है। क्योंकि इसका मतलब इनकी पार्टी में बोलने की आजादी तो है नहीं, जो भी बोलेगा उसके ऊपर पार्टी कार्रवाई करती है। तो ये भी मुद्दा हम जनता के बीच लेके जाएंगे। और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सड़कों के का मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का मुद्दा है। और इसके साथ साथ जो नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है वो अहम मुद्दा रहने वाला है। और मैं समझता हूं कि जनता बहुत समझदार है। ठीक है, ये धन बल जात पात के नाम पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स एजेंडा है, चाहे कोई भी चुनाव हो। आज भी बेशक से इनकी हरियाणा में सरकार है, मैं दावे से कहता हूं 70% मंत्री और विधायक हमारी पार्टी से लिए हुए लोग हैं या अन्य पार्टियों से। क्या इनका कुछ भी कैडर नहीं बचा? आज भी इनकी फूट आप देख सकते हो मेयर की टिकट को लेकर। गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हिसार में, हर जगह पार्टी की गुटबाजी इनकी खुल के सामने आ गई है। क्योंकि जो ये बात पार्टी विजय डिफरेंट की बात करते थे, आज हर व्यक्ति इसमें ये देखता है कि सर जो है आपकी भी अगर पार्टी की बात की जाए तो वो भी अछूती नहीं है इस मामले में। जो है देखिए, हमारी पार्टी में तो देखिए गौरव जी आंतरिक लोकतंत्र है। हाँ, हमारी पार्टी में अगर वो ये भी कह सकते हैं, जनता तो अभी तक जो है जो आपको विपक्ष में बिठाया है उस जिम्मेदारी के साथ में एलओपी खोज रही है। लेकिन वो भी तो मुद्दा है कि देखिए जिस जिम्मेदारी के साथ में आपको विपक्ष में बिठाया उस जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करेगा साहब? और उस जिम्मेदारी से जिस तरीके से अछूते नजर आ रहे हैं आप, जो है उस जिम्मेदारी से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका जो संकेत है, जो संदेश है, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मामला आपका थोड़ा सा गड़बड़ कर दे। जी, पार्टी सिंबल से भी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? योगेश जी, क्या आप बिल्कुल निश्चिंत हैं? क्या बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आपकी पार्टी सिंबल से भी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? या जिस तरह से आपने लोकसभा में किया हमारी पार्टी के साथ आप चुनाव सिंबल पर लड़ने जा रही है। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ, पार्टी की जो अलग अलग हमारी जो पार्टी की इकाइयां, कमेटियां इसको लेकर गठित कर दी गई है और वो फील्ड में जाकर अपना काम कर रही है। और जहाँ तक देखिए आप बात कह रहे थे गुटबाजी, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। इनकी पार्टी में आवाज उठाने पर नोटिस थमा दिया जाता है, और वो भी एक नंबर 2 के मंत्री को। दुर्भाग्य की बात है। और ये हमारा अहम मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि इन साहब ने अगर एक सच बात बयां की उस पर उन्हें नोटिस दिया जाता है, तो आम कार्यकर्ता का क्या अर्थ होता होगा इनकी पार्टी में, आप और जनता अच्छी तरह से समझ सकती है। क्योंकि इनकी पार्टी में इस तरह से चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव में जो धांधली हुई वो पूरे देश में देखा था। इनका तो बाय हुक है, हर समय उद्देश्य है। वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, क्या कर दिया? अगर कोई कैंडिडेट अपनी इच्छा से कुछ करता है
जो भाजपा का होकर इसमें भाजपा का क्या रोल था? अगर कोई अधिकारी, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास में, मैं लौटूंगा वैशाली जी सवालों के साथ में। भाजपा का क्या रोल है? वैशाली जी, मैं आपके साथ जो आपके पास लौटूंगा सवालों के साथ में। जो है यहाँ पर वीरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या जिस तरीके से जो है आई थिंक 2022 की अगर बात की जाए, जब लोकल बॉडी इलेक्शंस जब हुए थे, आपकी पार्टी की अगर बात की जाए, आपकी पार्टी जो है कुरुक्षेत्र के पास में इस्माइलाबाद के आसपास जो है एक सीट लाने में जो है कामयाब रही थी। तो ऐसे में इस बार अगर देखा जाए तो किस तरीके से जो है आप जो है रणनीति के साथ में दो बड़ी पार्टियों को अगर मान रहे हैं आप जो है प्रतिद्वंदी अपने, और कौन से मुद्दे जो है इनको जो है टक्कर दे सकते हैं आपकी तरफ से? देखिए गौरव जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, दोनों मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ जी। गौरव जी, देखिए आपने पिछली बार की जो बात करी उसमें निश्चित तौर पे एक सीट हम जीतने में कामयाब हुए थे, और इस बार का जो चुनाव होगा वो पिछले बार से कहीं ज्यादा अलग तरीके से चुनाव होगा। उसका कारण ये है कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी का कहीं मेयर था, कहीं इनके एमपी थे, पार्षद इन्होंने जो बनाए, खास करके मैं हिसार की बात करूं क्योंकि मैं हिसार में बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद की बात करें, करनाल की बात करें, तो डीपली जहां हमने स्टडी किया है, तो वहाँ की जो लोकल जो जनता है, वहाँ की जो जनता का जो सेटिस्फेक्शन है इनके मेयर और इनके पार्षदों के प्रति वो बहुत निराशाजनक है। और इनके समय में जो यासी कंपनी जो थी, यासी कंपनी के द्वारा जो टेंडर हुआ, उसके बाद में प्रॉपर्टी आईडी में जो घोटाले हुए, उन घोटालों के ऊपर किसी तरह का कोई मंथन विचार विमर्श भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, बल्कि उसमें उनको पेमेंट करने का काम किया। बार बार विपक्ष के लोगों ने चेताया कि यासी कंपनी के द्वारा जो टेंडर अलॉट हुए थे उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं, जो प्रॉपर्टी आईडी का काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, बहुत ह्यूज परसेंटेज में हम कह सकते हैं उसमें एरर साबित हुए, लेकिन बावजूद उसके पेमेंट कर दी गई और उसका खामियाजा खास करके हिसार शहर के मेयर को भुगतना पड़ा। उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, चुनाव के दौरान जनता ने दिखा दिया कि मेयर होते हुए आपने कितना बड़ा हिसार में घोटाला किया और उनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो अगर जो छोटी सरकार होती है, निकाय चुनाव होते हैं, उसमें जनता जनार्दन के मुद्दे होते हैं गौरव जी, मुद्दे होते हैं स्वास्थ्य के, पानी के, सड़कों के, गलियों के, इस तरह के मुद्दे होते हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह के जो होते हैं। तो इसमें इतनी धांधली, अगर आप किसी भी हेडक्वार्टर पे जाकर के देखेंगे तो इतनी धांधली है सभी हेडक्वार्टर पे, इनकी कमीशन की दुकानें खुली हुई है, लोगों को इतना परेशान किया जाता है, सुबह लाइनों में लगते हैं 6 बजे 5 बजे जाकर के लोग, और उसके बावजूद शाम तक बैरिंग लौट जाते हैं। तो क्या लोगों ने, जनता ने, इनका जो प्रशासन था वो इनको, जनता को समझ नहीं आया, और जितने भी इन्होंने मेयर के बाद में विधानसभा में जो टिकटें दी है, मैक्सिमम लोग इनके आ रहे हैं और बुरी हार आ रहे हैं, चाहे कहीं की भी बात आप हरियाणा प्रदेश में कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी की मैं जहां तक बात करूं तो इनको एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। अब जितने समय से इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने डिले किया इलेक्शन के अंदर, बहुत सारे तो ऐसे हैं जहाँ 2-2-2.5 साल से पेंडिंग चल रहा है इलेक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष अगर कोई निभा सकता था, मजबूती से निभा सकता, कांग्रेस पार्टी थी, इलेक्शन के बावजूद, विधानसभा इलेक्शन के बावजूद इनको रोड पे, सड़कों पर उतरना चाहिए था। तो कांग्रेस का जहां तक है बड़े धीमी गति से लोग चल रहे हैं, इनके संगठन का मजबूत ना होना, इनकी ग्राउंड पे अध्यक्ष का ना बनना, विपक्ष के नेता का ना चुनना, तो इस तरह की बहुत सारी इनकी जो खामियां है उसकी वजह से जनता के अंदर जो विश्वास नहीं है इनके प्रति कि ये लोग हमारा विपक्ष में रह करके कुछ काम होते हैं एबिलिटी पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। ओके 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 ओके, मैं समझ। आम आदमी पार्टी की मैं जहाँ तक बात करूं, आम आदमी पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा, हम सभी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, और हमारा ग्राउंड पे नेटवर्क बना हुआ है, पार्टी के सारे पदाधिकारी हमने बना रखे हैं, पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। और जो विपक्ष की भूमिका हम निभा सकते थे, चाहे उनमें यात्री कंपनी की जो आवाज उठाने का काम हो, निगम के पेंडिंग कामों का काम हो, सड़कों का काम हो, बिजली पानी की व्यवस्था के लिए, हमने सभी शहरों में, तमाम हरियाणा प्रदेश के शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने, नेताओं ने आवाज उठाने का काम किया। चलिए ठीक है। वैशाली जी, जिस तरीके से जो है संगठन को लेकर बात आ रही है, और खास तौर पर योगेश जी इस बात को कह रहे हैं, जिस तरीके से जो है संगठन में देखिए फूट है, क्या है, किस तरीके से जो है अड़चने आ रही हैं, क्योंकि देखिए आज एक लिस्ट जारी की गई थी, और लिस्ट की जिस तरीके से जो है खुशी जो कैंडिडेट मना रहे थे,
जश्न मनाने ही वाले थे और कुछ जो है जश्न की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, उससे पहले जो है वापस चली गई लिस्ट। अब किस तरीके से मतगणना होगी, कौन से दोबारा से संशोधित जो है लिस्ट में नाम होंगे, किस तरीके से, आखिर क्यों हुआ इस तरीके का, क्या ये भी जो है कोई संगठन की तरफ जो है इशारा कर रहा है, जिस तरीके से योगेश जी ने कहा कि जो है कुछ गुटबाजी या फिर फूट, उस तरीके की तरफ इशारा? वैशाली जी। गौरव जी, कोई फूट पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं इसके साथ साथ योगेश जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने अनिल विज जी के ऊपर कहा, अनिल विज जी की बात के लिए कहा। देखिए, अनिल विज जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। उनको सह सम्मान पूर्वक जब उन्होंने कोई नाराजगी दिखाई, कोई बात कही, जो उनसे छोटे नेता थे, जो उनके समकक्ष रहे, जो उनके समान अनुभव के रहे, समान आयु के रहे, समान योग्यता के रहे, वो उनके पास गए, उन्होंने उनको मनाया भी, उनसे बात भी की। लेकिन दूसरी तरफ संगठन की एक नीति है, संगठन की एक परिपाटी है, जो उससे बड़े लोग हैं वो उससे पूछेंगे तो नहीं ना। अगर हम एक पार्टी में हैं और हमारी एक नाराजगी है या हमारी कोई बात है तो हम उसको एक दूसरे से कहेंगे जब हम उससे बात करते हैं, ना कि हम उसको सबके सामने कहेंगे। यही पार्टी की नीति है, यही पार्टी की परिपाटी है और यही संगठन। कोई भी इतना बड़ा संगठन बिना नियम और कानूनों के नहीं चल सकता। अगर गंगा पर भी गंगा पर भी बांध ना लगाए जाए तो बाढ़ आ जाती है। तो इसीलिए कोई भी संगठन हो गौरव जी, उसको नियमों में बांधना बहुत आवश्यक होता है और उन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। ये बीजेपी ही पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को शीर्ष पर पहुंचा देती है और मुख्यमंत्री बना देती है, जो बताती है कि इस पार्टी में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता योग्यता रखता है, क्योंकि जो संगठन है उसको इस तरह से बिल्कुल सांचे की तरह उसको बनाता है, उसको संवारता है, उसको संभालता है, उसको संघर्ष के साथ उसको उभारता है और उसको एक शेप देकर उसको बड़ी जिम्मेदारी दे या छोटी जिम्मेदारी दे उस कार्यकर्ता को। एक मंडल के अध्यक्ष को भी कभी भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, एक महिला मोर्चा की महिला अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके उत्थान का काम करती है, सबके पुनर्निर्माण का काम करती है, सबके जीवंत का काम करती है। ऐसा सिर्फ बीजेपी पार्टी में देखा जाता है। आप अन्य किसी पार्टी में देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से वहां पर गुटबाजी होती है, वहां पे पिता पुत्र होते हैं, माता बेटी होती है, मतलब इस तरह का उनका चलता रहता है कि बेटा बाप बेटा की पार्टी होती है। तो उनके अलावा उनका कोई घर से निकल के कुछ उनका होता ही नहीं है। आप देखें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर बैठकर इस तरह की बात करी गुटबाजी की। आप देखें केजरीवाल जी ने एक उदाहरण पेश किया कि एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उनके लिए सिंपैथी थी, उनके लिए अच्छी भावना थी, सबने उसको एक्सेप्ट भी किया, उनको एडमायर किया, उनका रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ गया। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ जब चुनाव आया तो तभी कह दिया कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो उनको देखो, पार्टी ने, उनकी जनता ने इस बात का उनको सबक भी सिखा दिया। अब रही बात दूसरी, पार्टी में ये जो लिस्ट आई है इस बात का, देखिए पार्टी जो इतना बड़ा संगठन होता है, जाहिर सी बात है वो उसमें छोटी मोटी गलतियां कुछ ना कुछ रहती हैं। पार्टी जो लिस्ट आउट हुई इसमें सिग्नेचर नहीं थे, तो जो कार्यकर्ता है वो भी लोग होते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गलतियां, अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पार्टी है, अगर कोई बात ऐसी होती है तो उस पर इनका सवाल उठाना जाहिर सी बात है वो सही है, ये उठाएंगे, मैं इसको स्वीकार भी करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि ये बहुत बड़ी गलती है, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे गठबंधन है, इससे गुटबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी में आज भी, मैं यहाँ बैठकर आपको कह रही हूँ, सब देखो, हर कार्यकर्ता जब राजनीति में आता है, कार्यकर्ता का मन होता है चुनाव लड़ने का। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते, वो लोकप्रिय जनप्रिय नेता बने, उसके बाद वो किसी बड़े पद पर जाए, मंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने। तो प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा होती है, आप भी इस बात से सहमत होंगे गौरव जी मेरी। लेकिन जनता जिसको चुनेगी, जिसमें जीतने की कुवैत होगी, जो पूरा सारी चीजें देखकर जो सही होगा, जिसकी योग्यता सही आंकलन होगा, उसको टिकट दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारी पार्टी में चाहे कैंडिडेट कितनी भी जिद करे, लास्ट मोमेंट तक कुछ भी बोले, नाराजगी हो, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये एक पार्टी, ये एक संगठन, एक परिवार है, इसको ऐसे ही एक परिवार नहीं कहा जाता। लास्ट मोमेंट पे भी उस कार्यकर्ता का टिकट काट के दूसरे कार्यकर्ता को दे दिया जाता है जो बिल्कुल डिजर्विंग होता है। लेकिन
थोड़ी नाराजगी के बाद वही कार्यकर्ता उस दूसरे कार्यकर्ता को जितवाता है, वही कार्यकर्ता उस दूसरे की जीत में एक बड़ा योगदान देता है। क्योंकि यहाँ पर इस बीजेपी पार्टी में सब कमल के फूल हैं, सबके सब कमल के फूल हैं। ना ही कोई भी प्रत्येक व्यक्ति खुद से जीतता है और ना ही खुद के लिए लड़ता है। अगर पार्टी दिल्ली में भी पार्टी जीती है तो आप देखिए कि कमल के फूल पर जीती है, मोदी जी के विश्वास पर जीती है, मोदी जी की गारंटी पर जीती है। किसी भी कैंडिडेट ने अपना प्रचार प्रसार नहीं किया, सबने यही कहा कमल के फूल को विजयी बनाए। सबने, किसी ने नहीं कहा केजरीवाल को विजयी बनाए, राहुल गांधी को विजयी बनाए, हुड्डा जी को विजयी बनाए, सबने कहा कमल के फूल को विजयी बनाए। तो हमारी एकता, हमारा सिंबल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारा संगठन है, वही हमारी संगठन की सूची है, वही प्रत्येक व्यक्ति है, वही कार्यकर्ता है, वही मेयर के दावेदार है, वही पार्षद के दावेदार है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस पर हमें चिंता का विषय हो या सोचने की आवश्यकता हो। ठीक है, वीरेंद्र जी कुछ कह रहे थे? तो बड़ी विनम्रता से सुन रहा था और मेरे को उम्मीद है ये भी अच्छे से सुनेंगे। और मैं बड़ी विनम्रता से इनको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, तो आपका, मेरा और किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन का जो एक दायित्व होता है वो जनता के प्रति होता है। दायित्व ये नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा है या किसी प्रवक्ता की क्या इच्छा है। दायित्व ये बनता है कि मैं अगर जनता द्वारा मैं निर्वाचित होकर के, जनता द्वारा अगर मैं चुन करके आया हूँ और एक बार नहीं कई बार, कम से कम 6-7 दफा का मैं विधायक हूँ और पार्टी में सबसे सीनियर मैं मोस्ट मैं पर्सन हूँ, उसके बावजूद अगर मैं अनिल विज के लिए बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद अगर कोई इनका सीनियर मंत्री ये बात कहता है कि मेरी बात सुनी नहीं जाती, तो मैं कम से कम मैं बहन जी को ये बता देता हूँ कि इसमें कोई पर्सनल इच्छा नहीं है उनकी। मेरी बात का मतलब होता है मेरी जनता की बात, और मेरी बात का मतलब होता है पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की बात। वो कैबिनेट मंत्री है, वो पूरे हरियाणा प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि वो इंडिविजुअल पर्सन है। तो अगर मेरी बात का मतलब ये नहीं समझते कि हरियाणा प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, सबसे पुराना व्यक्ति, 6-7 दफा का विधायक और इनका कैबिनेट मंत्री, और ये कहता है कि मेरी बात को नहीं सुना जाता, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इसके बाद में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या चाहेगी। अगर कैबिनेट मंत्री को नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री को किसको सुनेंगे। दूसरी बात, अगर एक कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि उड़न खटोले से मुख्यमंत्री नीचे नहीं उतरता है और वो जनता के बीच में नहीं रहते, तो कितना बड़ा आरोप है। आप इस आरोप को डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आप बताइए कितना बड़ा आरोप है। हम लोग चिल्लाते हैं, विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है, एनएलओ कहती है, जेजेपी, सब लोग कहते हैं कि उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। ये कहेंगे कि विपक्ष के लोग हैं, ये तो कहेंगे, इनका काम है, कोई बात नहीं। जब आपका एक कैबिनेट मंत्री ये कहता है तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फिर क्यों नीचे नहीं उतरते? ना आपके पास कोई सेटिस्फेक्शन है उनके लिए, उनको बताएं, बातचीत करें। दूसरा कह रहे बड़े छोटे लेवल के मंत्री, छोटे लेवल के लोग, इनके नेता, उनको मनाने के लिए गए हैं। अरे वो क्यों मनाने की क्या नौबत आनी पड़ी? वो पब्लिक के लिए कह रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनहितों की बात कर रहे हैं, तो उसमें मनाने की क्या बात है? उसमें इसका मतलब उनका कोई पर्सनल फ्रैक्शन है क्या आपस में? वो कह रहे हैं मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ और मेरी बात सुनी नहीं जाती। मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि जनता के बीच नहीं रहते। तो वीपी जी की और सीएम साहब की तो पर्सनल तो कुछ नहीं लगती नहीं इसमें। तो बड़ी शर्म की और निंदा की बात है कि इन लोगों को इस तरह की बात नहीं समझ आती। उसके बावजूद ये वैकेंसी होते हैं, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा कोई आपस में फ्रैक्शन नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, इससे बड़ी गुटबंदी क्या होगी जब आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं आपने किन किन लोगों के टिकट काट दी, किन किन लोगों को फुटे लाइन लगा दिया। आप कह रहे हैं कोई बेटे की पार्टी, कोई बाप की पार्टी। मैं गिनाऊं आपको 10 नेता आपके उसमें जो कांग्रेस पार्टी से आपने इम्पोर्ट किए, रातों रात उनको टिकट दे दिया, भ्रष्टाचारियों का आपने आरोप लगाए। उसमें बाप भी है, बेटा भी है, माँ बेटी भी है, सब लोग हैं, और रातों रात आपने किसी को संसद में भेज दिया, किसी को टिकट दे दिया। आप कहते हो कि आप इतने सालों से अपने नेता नहीं बना पाए, आप अपनी नर्सरी में अपनी चोट नहीं तैयार कर पाए। शर्म आती है, अधिकार आपके ऊपर। तो आप अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कितने साल लगे आपके 2 से 4 होने में, 4 से 8 होने में? आपको लोग पता है इन बातों का? कितने साल लगे आपको सत्ता में आने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी ने ईमानदारी से दिल्ली में राजनीति की, 3 बार के मुख्यमंत्री बने, और बड़ा गर्व होता है हमारे को पढ़े लिखे होते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी देश के एक ऐसे नेता है इकलौते जिसने शिक्षा की कम से कम बातचीत की, और पूरे विश्व में उसका एक मैसेज गया कि हम शिक्षा के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप लोग कहते थे फरी बीच, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करना पड़ा आपको मजबूरी। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी रैलियों से कहा, 1 मिनट कंप्लीट, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फरी बीच, उसके बाद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने उसी को कॉपी पेस्ट किया, और बाद में मजबूर होकर के ये कहना पड़ा कि जो अरविंद केजरीवाल जी के समय की जो स्कीम चली हुई है उनको हम बंद नहीं करेंगे।
तो इसका मतलब आपको समझ आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी और स्कीमों की वैल्यू क्या है दिल्ली के अंदर। तो ये सब लोग गुमराह करते हैं, इनको काम में कोई विश्वास नहीं है, रिमोट कंट्रोल से इनकी सरकार चलती है, इनका अपना यहाँ कोई वजूद नहीं है। कोई कमजोर मुख्यमंत्री इनसे पहले थे और उनसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री अब है। भ्रष्टाचार दलाली इनका काम है, इनके निगमों में जाकर के देखो कितना भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर ये लोग लगाम नहीं लगा सकते। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बात करेंगे तो शर्म आती है। ठीक है, ये वैशाली जी बताएंगी मुझे जो है, लेकिन मैं जो है योगेश जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। योगेश जी, आप बताएं कि जिस तरीके से आपने कहा कि फूट की बात आपने की, संगठन की आपने बात की, मुद्दों की आपने बात की, और जिस तरीके से जो है योजना धरातल तक नहीं पहुंच रही आपने बात की, और उसका जो है जवाब वैशाली जी ने दिया कि संगठन में फूट तो है ही नहीं, संगठन आप अपना संभालिए। आपने अपने, जैसे वीरेंद्र जी ने भी कहा कि आप जिस तरीके से विपक्ष में बैठे हैं उसकी भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं, आप जो है संदेश किस तरीके से जो है जाता हुआ नजर आ रहा है धरातल पर, उसको किस तरीके से जो है मैनेज करेंगे? सड़कों पे हो, बड़ी मजबूती से जनता की आवाज को उठा रही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की गुटबाजी के लिए चिंतित रहती थी, अब उन्हें अपने घर को संभालना चाहिए। हमारी पार्टी में तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और आपकी पार्टी में तो बात रखने पे नोटिस थमा दिया जाता है। मैं कहता हूं ये तो बिल्कुल ही आपकी ने इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप है जिसको लेकर एक आम कार्यकर्ता भी चिंतित है। भाजपा का इतने वरिष्ठतम नेता है, अरे कुछ तो इनकी उम्र का, वरिष्ठता का कुछ तो मान सम्मान करते हैं आप लोग। और आप भी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है, ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में अनुशासन है। जो जिन लोगों ने उनको चुनाव हराने की साजिश रची, उनके साथ मुख्यमंत्री नजदीकियां बढ़ा रहे, तो क्या उनकी पार्टी में अनुशासन नहीं होता? तो उन्होंने ये बात चिट्ठी में जवाब में 8 पेज का जवाब लिखा है। वैशाली जी, आपको तो शायद नहीं मालूम होगा, पर मुझे पता है उन्होंने उस जवाब में क्या पूछा है। उन्होंने यही बात पूछी है कि भाई जिन लोगों ने मेरी खिलाफत करी, मुझे मरवाने तक की साजिश रची गई, आपकी पार्टी ने उन पे कार्रवाई करने की बजाय मुझे ही नोटिस थमा दिया। ये कहाँ का न्याय है? तो ये देखिए, विज साहब के साथ विपक्ष उनके साथ है, वो सच्चाई बयां कर रहे हैं, बोलने में स्पष्टवादी नेता है। और उनके साथ, अगर उनके साथ कोई जाति होती है, अगर उनके नोटिस के बाद अगर उन्हें पार्टी से निकाला जाता है या कोई और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी दुस्साहस करती है कोई ऐसी कार्रवाई का, कांग्रेस पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और उनकी जनता की जो उन्होंने आवाज उठाई है, हम उनके साथ खड़े हैं। अब ये तो फिर कल तो क्योंकि देखिए इन्हें चाहिए दम्मी व्यक्ति। अब नायब सैनी जी आज मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक मुखौटा है। मुख्यमंत्री तो आज भी, मैं गौरव जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, शायद वैशाली जी को भी नहीं मालूम होगा, मुख्यमंत्री तो आज भी सुपर सीएम है। वो वहां से सारी सरकार चल रही है, इसलिए जनता को नुकसान हो रहा है, क्योंकि निर्णय लेने में समय लग जाता है। फाइन मुख्यमंत्री अपने लेवल पे साइन नहीं कर सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते। वो दिल्ली पहले तो 17 साल से पूछते हैं, फिर क्या नाम अमित शाह जी, फिर मोदी जी, चैनल कई हो गए, इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है। हरियाणा में जनता के काम नहीं हो पा रहे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर आपने मुखौटा क्यों बैठाया, अगर आपने किसी मुख्यमंत्री को बनाया है तो उसे फुल पावर दीजिए। जो संविधान में मुख्यमंत्री के पद की जो ताकत है, उसको आपने कम करने का काम किया है। जी ठीक है वैशाली जी। बेफिजूल की बातों से, बेबुनियाद बातों से तो कुछ हो नहीं रहा है। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इनको ये इसी मुद्दे में उलझे रहेंगे गौरव जी। और हम अपने माइक्रो मैनेजमेंट से देखिएगा कि ये जो निकाय का चुनाव है ये जीत जाएंगे। ये अनिल विज जी को सपोर्ट करते रहेंगे, अनिल विज जी हमारे ही रहेंगे, वो हमारे ही है और हमारे ही रहेंगे। नाराजगी है, थोड़ी बहुत नाराजगी है, वो चलती रहती है, वो इंसान का स्वभाव होता है। कभी कोई क्षणे रुस्सा क्षणे तुस्सा वो वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने माइक्रो मैनेजमेंट से आप देख लीजिएगा, अब ये जो इस 1 महीने के भी 2-3 दिन कम हो गए, 2 दिन कम हो गए हैं,
तो हम अपने मैक्रो मैनेजमेंट से नीचे नीचे काम करके हम सरकार बना लेंगे। और ये दोनों सरकार अगर देखी जाए तो, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपकी पार्टी इतना आश्वस्त नजर आ रही है कि लगातार जो है देखिए दिल्ली में फतेह कर ली हमने, जो है दिल्ली चुनाव जीता विधानसभा का, और उसके बाद जो है पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव देखे, क्या उसका भी इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि छोटी सरकार, यानी कि जब आप डबल इंजन की बात करते हैं, अब ट्रिपल इंजन को भी लेकर चल रहे हैं? जी बिल्कुल लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरी बात एक और ऐड मैं करूंगी गौरव जी। ये वाला जो चुनाव होता है इसमें वही व्यक्ति, वही कैंडिडेट सफल हो पाता है जो जनता के दुख में, सुख में, बुरे समय में, क्योंकि छोटी छोटी चीजों का चुनाव होता है, ये छोटी गलियों का चुनाव होता है, नालियों लाइट्स का चुनाव होता है, सीवर का चुनाव होता है, पानी का चुनाव होता है, और सबसे बड़ी बात जो दुख सुख में खड़ा होता है उसका चुनाव होता है, जो सही समय पर उनके फोन उठाता रहता है, जनता को उनसे बात करता रहता है, उनके पास बैठ के चाय पीता है, उनको समय देता है, ये उसका चुनाव होता है। ये छोटा चुनाव होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी विस्तार से फैले हुए हैं, वो इतने, मैं ये कहूंगी कि इतनी अच्छी तरह से वो काम करते हैं कि जैसे योगेश जी ने कहा कि चुनाव के मूड में रहते हैं, चुनाव के मूड में तो हम जुनूनी तौर से काम करते हैं इसलिए चुनाव के मूड में रहते हैं, नहीं तो ये हमारी ही पार्टी है जिसने एक विधान, एक संविधान की बात कही, एक चुनाव की बात कही, एक नियमों की बात कही, एक देश की बात करी, वो हमारी ही पार्टी है जो इस तरह की नियमों को लेकर आ रही है, जो एक चुनाव की बात कर रही है, क्योंकि वो कहती है कि जगह जगह चुनाव होते हैं, कभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव, कभी इधर चुनाव, तो उसमें कितना पैसे की, समय की, सब चीजों की बर्बादी होती है, विकास का रोक लग जाता है। तो लेकिन मैं पूर्ण तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नीचे नीचे अपना काम करते रहते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता की जो जरूरतें हैं उनका ख्याल करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है गौरव जी, मैं आपको बताऊंगी कि मोदी जी ने इतनी नीतियां चलाई हुई हैं, इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं, जो घर घर में उस योजना का लाभ मिल रहा है। ये यहाँ पर बैठकर कहते हैं, ऐसा नहीं है। आयुष्मान कार्ड आप उन गरीबों से पूछ के देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई मुझे आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिला, मैं कैसे कह दूंगी भाई मोदी जी योजना चला रहे हैं, और किस तरह से कह देंगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश जी, किस तरह से कह देंगे कि उनके घर में 500 सिलेंडर आ रहा है, किस तरह से हमारे आम आदमी के प्रवक्ता कह देंगे कि हाँ भाई उनको जो है उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, उनको 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। नहीं कह सकते। वो जो जनता जो सच में त्रस्त है, जिसको जरूरत है, जो लोग हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन की जरूरत है, जिनको आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, उनसे पूछो जाके, भाई उनसे बात करो, हॉस्पिटल्स में जाओ, उन लोगों से मिलो। जब आप उन लोगों से नहीं मिलोगे, रैलियां करने से, बाइक पर रैली करने से, या बैठ के वहां पर स्टेज पर आए और नेता आए और चले गए अपना अपना भाषण देने से, उससे थोड़े नहीं चुनाव जीता जाता है। उससे जनता के मुद्दे का कोई ना पता चलता है कि जनता को क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उनके घर बिजली पहुंच रही है या उनके घर पहले बस आती थी या नहीं आती है, उनके बच्चों के स्कूल में पहले उनकी पढ़ाई हो रही थी या नहीं हो रही है, उनको जो धुएं से मुक्ति मिली है वो पहले मिल रही थी, अभी नहीं मिली है, उनको गैस जो फ्री में मिल रही थी वो नहीं मिली है या मिल रही है। जब आप उन घरों में जाओगे, उन लोगों से मिलोगे, तभी तो आपको पता चलेगा उन कच्चे आवासों से उन्हें पक्का घर मिला है कि नहीं मिला है, उनको मुद्रा योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ मिला है या कि नहीं मिला है, कितनी महिलाओं को लाभ मिला है। आप जब मिलोगे ही नहीं उनसे तो बैठे बैठे मुद्दे 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 करते रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई? जनता से मिलो, घर से निकलो, बाहर जाओ, तब जाके कोई एक आधा मेयर जीत पाओगे। ऐसे बैठ के यहाँ पर बैठने से, घर में बैठने से कि किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। उससे थोड़ी ना सरकार बन जाएगी। सरकार क्यों बन जाती है बीजेपी की? बीजेपी की सरकार कम से कम केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने हार हुई तो स्वीकार तो किया। केजरीवाल जी ने इतनी शर्म, इतनी इज्जत, इतना एटलीस्ट उनमें इतनी समझदारी तो है कि उन्होंने कहा कि ठीक है गलती हुई है, लेकिन आगे पंजाब में चुनाव है तो हम वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को बुला के उन्होंने बैठक की। उन्होंने कहा, उन्होंने उस हार को भी एक संघर्ष बनाया, एक साहस बनाया कि हम अब जनता से मिलेंगे, हम काम करेंगे। और आपने कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त किया, निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिया कि कार्यकर्ता घर घर पहुंचे और जनता की जरूरतों का ख्याल करे। जो हम दिल्ली में काम नहीं कर पाए वो यहाँ पर गुरेज नहीं होना चाहिए। तो इस बात के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी तारीफ भी करती हूँ कि वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने सिद्ध किया है कि उनमें उस समय योग्यता थी, उनमें उस समय जनता के हितों के लिए काम करने के लिए
इच्छा थी तभी उन्होंने जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन जैसे ही सिंहासन आया तो वो सारी चीजें भूल गए थे, इसलिए जनता ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उतार दिया सिंहासन से। लेकिन जिस हार को स्वीकार करने के बाद उन्होंने साहस दिखाया, अपनी गलती दिखाई और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों का ख्याल करो, जनता के मुद्दों का ध्यान करो, जनता से कनेक्ट करो, जनता के पास जाओ, तो इस हिसाब से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भविष्य में दोबारा आने के भी उनके रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की तरह ईवीएम का रोना नहीं रोया, ये तो सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस की बात क्या है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात रही कि कांग्रेस को दिल्ली में 0 मिला, तो इस बार कांग्रेस ने ईवीएम का रोना नहीं रोया। नहीं तो कांग्रेस के पास तो कुछ होता ही नहीं, जब वो हार जाते हैं अपने काम को देखेंगे नहीं। अपने निकाय चुनाव को लेकर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है लगातार कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देखिए ये लोग तो ऐसे ऐसे नियम निकाल के लेकर आएंगे, जब आजकल आज सारी चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, दोबारा से उन चीजों को वापस लेते हैं। कांग्रेस का तो आप छोड़ दीजिए, चुनाव से पहले ऐसा कहना क्या दर्शाता है? ये कुछ भी नहीं दर्शाता गौरव जी, ये सिर्फ इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये अपनी खामियां नहीं देखेंगे, अपनी कमियां नहीं देखेंगे। ना ईवीएम बदलने की जरूरत है, ना बैलेट पेपर बदलने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, विनती करती हूँ कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रवक्ता से कि वो जाकर मेरी बात को आगे तक पहुंचाए कि अपने नेता को बदलने की जरूरत है। वीरेंद्र जी आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं या फिर बीजेपी को किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि इस बार के निकाय चुनाव जो है पहले के निकाय चुनाव से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाले हैं। क्या गठबंधन, चूंकि पहले तो गठबंधन की भी स्थिति हमने देखी थी, निर्दलीय लोग भी जो है मैदान में थे, कैंडिडेट उन्होंने भी बाजी मारी थी। हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से भी जो है एक सीट निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उतना दबदबा जितना दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखा पाए। लेकिन इस बार जो है दोनों को अगर देखा जाए, कांग्रेस को कितना जो है आप अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? क्योंकि वो लगातार जो है बैलेट पेपर की मांग कर रही है और ईवीएम से वोट न डालने की मांग कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने खारिज कर दी मांग को। जी वैशाली जी का मैं एक बार जवाब देना चाहूंगा। जी। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ की, मैं इनका स्वागत करता हूं, लेकिन इनको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी गलती मानी, तो कम से कम वो गलती मानने वाला अरविंद केजरीवाल जी ने कोई गुनाह नहीं किया और ना इस तरह की उन्होंने वो किया। उन्होंने बड़ा विनम्रता से और हाथ जोड़ करके, सर झुका करके ये कहा है कि जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इसमें कोई गलती मानने वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि गलती वाला कोई ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं था और ना ही उन्होंने अपने इंटेंशनली कभी भी कोई जीवन में इस तरह का जनता के प्रति कोई गलत काम किया होगा, कुछ नहीं किया उन्होंने बिल्कुल दिल से ये था कि मैं गरीब आदमी की, मध्यम दर्जे के व्यक्ति की मैं सेवा करूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को, महिलाओं को मान सम्मान, उन्होंने अथाह प्रयास किए उसके लिए और बहुत कुछ वो कर पाए। हमें गर्व होता है कि आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि इस जगत में, हिंदुस्तान में शिक्षा की क्रांति के जगत अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी थे। एक चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में बना, तो गर्व होता है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी, वही चीज गौरव जी, इनका लेट लतीफी में ये लोग चलते हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं सीरियस लेते हैं। वैसे तो मेरा कोई कमेंट करना राइट नहीं बनता इनका, कि उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन इनको हम विधानसभा इलेक्शन में भी पहले ये कह रहे थे, अभी भी एक चर्चा होती है कि इतना जल्दी हो सकता है अगर संगठन का विस्तार करें, संगठन के लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट करें, धरातल पे लोगों को ये दिखाएं जनता को कि हम लोग विपक्ष के नाते बहुत मजबूत स्थिति में हैं और जो विधानसभा में हुई गलतियां उनको अब दोबारा से नहीं दोहराएंगे। और दूसरा, अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बहुत ही एक बिल्कुल छोटा सा मार्जिन और दोनों का वोट शेयर बिल्कुल बराबर था, तो इसमें कोई ये ज्यादा उत्साहित होने की बात नहीं है। वो पता नहीं क्या रीजन रहे होंगे। और दूसरा, हम ये नहीं कहते कि अभी इसमें तो हाईकमान डिसाइड करेगा कि क्या हुआ, वो मंथन चल रहा है इलेक्शन में, लेकिन हरियाणा के इतिहास में और देश के इतिहास में किसी भी राज्य के 22% के आसपास विधायक तो हाई कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नोटिस किया, सारी डेटा कहा है कि सुरक्षित रखें, कोई डेटा आप डिलीट नहीं करेंगे। और करीबन 18 से 19 पेटिशन हाई कोर्ट में दाखिल हुई और वो दाखिल होना, उनको एडमिट करना हाई कोर्ट में, तो ये कहीं ना कहीं संदेह का घेरा भी पैदा करता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो जब प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी तो निकल करके आएगा कि क्या हुआ है। जैसे सिरसा में जो अपने सरोमित्र जी है, उनको काउंटिंग पे क्या हुआ, उनको वो जैसे वो बता रहे हैं कि मैंने काउंटिंग बीच में रुकवाई और उसमें उन्होंने डेटा डिलीट कर दिया,
तो इसमें भी कुछ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के फेवर में जो इलेक्शन चल रहा था और इनके विधायक बहुत नॉमिनल मार्जिन से आ रहे हैं और किस तरह का वोट परसेंटेज रहा है, अब वो सारी चीजें बहुत ही गहन जांच का विषय है और जांच सामने आएगी। जांच सामने आने से पहले मैं कुछ कहूँ तो सही भी नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरह से कॉन्फिडेंस लूज करेगी और जनता जनार्दन के बीच नहीं जाएंगे ये लोग और इसी तरह का मैसेज जनता के पास जाएगा कि भाई ये लोग मजबूती से नहीं उतर रहे हैं, इनको वोट देंगे तो खराब होगा, तो निश्चित तौर पर विकल्प देखेंगे और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है। हम लोगों ने दिल्ली में लोगों की सेवा की है और धरातल पर रह करके आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगी और लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और शिक्षा क्रांति की अलग और वो जगा करके हरियाणा में हम दम लेंगे। ठीक है योगेश जी। योगेश जी, विकल्प के तौर पर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जो है रुख अख्तियार कर रहे हैं वीरेंद्र जी जो है, चूंकि आपकी पार्टी जो है इतनी सक्रियता के साथ में, गंभीरता के साथ में धरातल पर मूवमेंट के हिसाब से जो है दिखाई नहीं दे रही है इस तरीके की, जिस तरीके से, चूंकि अभी तो अंदरूनी कलह ही शांत नहीं हो पा रही है, अंदरूनी चीजें ही जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पा रही हैं और उसको लेकर जो है आप मुद्दे किस तरीके से जो है बना पाएंगे, आप जो है लोगों को जहन में किस तरीके से जगह बना पाएंगे जिससे कि मैंडेट आपको दिया जाए, किस तरीके से, क्या रिएक्शन है आपका? जी, आज जो अंदरूनी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी में, ना कि कांग्रेस में। कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र है और देखिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विधानसभा में भी हमें 39% वोट परसेंट मिला, मामूली से अंतर से, ठीक है, इन्होंने कुछ सीटें जीत ली और वो भी अभी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। जैसे वीरेंद्र जी ने बताया 20 से ज्यादा पिटीशन फाइल है और रानिया की जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि रिकाउंटिंग करवानी है, वीवीपैट का मिलान करवाना है, तो प्रशासन और क्यों निर्वाचन आयोग क्यों डरा हुआ है? उन्हें क्या एतराज था जब सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करवाया गया। तो ये कई तरह की जो इस तरह की जो डाउट क्रिएट कर रही है, उस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। अब उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे चुनाव हुए हैं, भाजपा ने भी स्वागत करना चाहिए था, वो ठीक है, हम क्या है बैलेट पेपर पे करवाने के लिए, तो एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक बात कह रही है वैशाली जी, ये हर समय चाहे कोई चुनाव हो, इन्होंने दम बल और जो लोकतंत्र की हत्या, ईडी, सीबीआई और जो चुनाव आयोग इनकी कठपुतली बन गया। पहली बार देश में ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द बयां कर रहे हैं, कभी देश में ऐसा नहीं सुना। और जो रुपए की गिरावट है देश में, और ये कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा दिया हमने, लेकिन आप देखिए आज क्या हालात है शेयर मार्केट के, निफ्टी के, सेंसेक्स के। तो आप देखिए अगर बजट इतना अच्छा होता है, ये हालत नहीं होते देश के। और आपको अडानी के नाम पे अमेरिका में भी सवाल पूछे जाते हैं और मोदी जी जवाब नहीं दे पाते, ये चिंता का विषय है। अभी मैं वैशाली जी को सुन रहा था, इन्होंने अपने हर शब्दों में भाजपा का नाम नहीं लिया, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुझे चिंता एक और है गौरव जी, मोदी जी, ठीक है सर, सितंबर में 75+ के हो गए, तो उसके बाद देश का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, चिंता का विषय। वैशाली जी फाइनल कमेंट 5 सेकेंड। ठीक, वैशाली। मेरी तो हरियाणा की जनता से जो सुन रही है उनसे निवेदन है कि चुनाव करते हैं और आप जानते हैं कि कौन सी सरकार है जो आपके हित के लिए कार्य करती है और कौन सी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ उंगलियां उठाती है, खामियां निकालती है। और आज जो देश विकास की दिशा पर बढ़ रहा है उसको रोकने का, उसको व्यवधान लगाने का कार्य करती है। आज जो निकाय चुनाव भी 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, देखिएगा जनता हिसाब लेगी कांग्रेस से। कांग्रेस की वजह से हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने समय समय पर जाकर कानूनी रुकावट लगाई कि कभी वार्ड बंदी सही नहीं हो रही है, कभी कुछ नहीं हो रहा है। आज 2 वर्ष पीछे हो गए हैं निकाय चुनाव भी, तो जनता इस बात का जवाब देगी। योगेश जी आपको देखेगा, इस बार आपको जिस तरह से शून्य दिल्ली में मिला है, इस तरह से शून्य आपको निकाय चुनाव में मिलने वाला
वाला है। और मेरी आपसे आगे से चलिए ठीक है मैम, जो है समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने की। वैशाली जी और योगेश और वीरेंद्र जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मसला में लगातार नजर यही कि किस पार्टी का जो है चुनाव में मंगल होगा, चूंकि दंगल की शुरुआत हो चुकी है, रण तैयार है, रण पूरी तरीके से बिल्कुल सज चुका है और बिसात जो है किस तरीके से पार्टियां बिछाती हुई नजर आएंगी वो देखने वाली बात होगी। मसला में इतना ही, नमस्कार।